छोटे शहरों से अमूमन जब ऐसा ही होता है कि जब भी कोई बंदे आते हैं या लड़कियां आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बस स्टार है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। पापा इस दुनिया से चले गए। मैं एक्टिंग भूल चुका था, वेट गेन हो गया था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जा चुका था। मेरे अकाउंट में शायद सिर्फ 100 रुपये बचे होंगे। ही वॉन्टेड मी टू बिकम अ मेल एस्कॉर्ट। उसके बाद से क्या था कि सारी चीज़ें बदल गई। अरे कुछ नहीं करेगा, बस ये माँ बाप के पैसे बर्बाद करने वाला और कुछ नहीं। बताइए, एक्टर बनना चाहता है। अरे कितने आए और कितने गए। एमबीए करके इसको बनना है क्या, नचनिया गवैया। बताइए। तो ऐसे ऐसे डायलॉग्स मुझे सुनने मिलते थे सो कॉल्ड मेरे रिश्तेदारों से। समझ गए होंगे बातों से कि मैं क्या बनना चाहता था। हाय, माय नेम इज स्वराज सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम एन एक्टर, स्टोरी टेलर एंड अ राइटर। मेरा जन्म जमशेदपुर के एक ऑर्थोडॉक्स राजपूत फैमिली में हुआ, जहाँ पर इंसान को बस 2 चॉइसेस दिए जाते हैं, या तो वो जॉब कर सकता है या तो बिजनेस। भाई साहब, अगर आपने आर्ट्स के बारे में सोच लिया तो ये गुनाह है, सख्त पाप। तो ये तो आप सोच भी नहीं सकते। खैर, आई वॉज एटलीस्ट लकी इनफ टू हैव अ पेरेंट्स हु वर वेरी सपोर्टिव। और भगवान ने कला मेरे अंदर कूट कूट कर भरकर ही मुझे इस धरती पर भेजा था। खैर, स्कूल में ही बहुत कम उम्र में मैं काफ़ी फेमस था, लोग मुझे जानते थे। तो वो लाइमलाइट मैंने बचपन में ही चख लिया था। मेरे मम्मी पापा को बहुत टेंशन होती थी, ये सोचकर कि ये सब कुछ करता है, पता नहीं क्या करेगा। पढ़ाई में मैं वैसे अच्छा था, लेकिन मेरे लिए पढ़ाई बस एक मजबूरी थी। जब मैं एमबीए कर रहा था बैंगलोर में, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक कंडीशन दे दिया कि अगर तुम्हें एमबीए में डिस्टिंक्शन नहीं आया तो तुम्हारा मुंबई जाना कैंसिल। बहुत कम उम्र में ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे क्या बनना है। आप सोचिए कि मैंने अपनी पूरी एमबीए की पढ़ाई इस जिद में की कि मुझे बस मुंबई जाना है। एंड धीरे धीरे मम्मी को भी फिर रियलाइज़ हो गया। फिर मुझे क्योंकि एक्टिंग सीखनी थी, मुझे एक्टर बनना था, मुझे इसमें गाइडेंस की ज़रूरत थी। लेकिन मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई भी इस आर्ट फॉर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है, ना ही किसी को नॉलेज है। तो मुझे एनएसडी के बारे में भी बिल्कुल नहीं पता था। मैंने बस गूगल में सर्च किया तो मुझे 2 एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम आए। एक था एक्टर प्रिपेयर्स अनुपम खेर जी का, और दूसरा बालाजी। बालाजी की फ़ीस बहुत हाई थी, तो वो तो मेरे इससे सिलेक्शन लिस्ट से ही चला गया। एक्टर प्रिपेयर्स की ऑडिशन होने वाली थी 7 दिसंबर को, और उनके न्यू बैचेस, जो कि 3 महीने का उनका डिप्लोमा कोर्स है, वो स्टार्ट होने वाला था जनवरी में। तो मैं सितंबर 2013 घर आ गया, बैंगलोर से सब कुछ सेटलमेंट करके घर आ गया, क्योंकि मुझे दिसंबर में ऑडिशन के लिए मुंबई आना था। मेरे मॉम डैड की मैंने 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की 2 दिसंबर, और 3 दिसंबर को मैं आ गया अपने सपनों के शहर मुंबई। हाय, वो दिन आज भी याद करता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मतलब वो ऐसी चाहत थी जिसको मैं बचपन से देखते हुए बड़ा हो रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं मुंबई जाऊंगा। तो मेरी एंट्री मुंबई में बिल्कुल फिल्मी तरीके से हुई थी। मैं किसी को भी नहीं जानता था बाय द वे, लेकिन मैंने घर वालों को बता दिया कि यार मेरे वहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त हैं और वो मेरा इंतज़ार करेंगे, तो आप टेंशन मत लो। मैं बस बैकपैक किया और मुंबई के लिए निकल गया। मुंबई की एक बहुत बड़ी कहावत है जिससे मैं वाकिफ़ था कि यहाँ भगवान मिल जाएंगे लेकिन घर नहीं मिलेगा। तो मैं काफ़ी नर्वस था। फिर काफ़ी ज़्यादा जोश, उत्साह, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाय, मुंबई को मैं जैसे बताना चाहता हूँ कि भाई देखो सुपरस्टार आ गया, शाहरुख खान के बाद अगर कोई आया है तो ये बंदा आया है। ऐसी फीलिंग थी, क्योंकि छोटे शहरों से अमूमन जब ऐसा ही होता है कि जब भी कोई बंदे आते हैं या लड़कियां आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बस स्टार है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत एक्साइटेड था। ऑडिशन वाले दिन जब मैं इंस्टीट्यूट पहुँचा तो भाई साहब, सारे लड़के लड़कियों को देखकर मेरी बैंड बज गई, हवा उड़ गई। क्योंकि सारे के सारे लड़कियां और लड़के देखने में सब के सब हैंडसम, बहुत ही ब्यूटीफुल, और सब की सब बहुत ही रिच फैमिली से। मैं बहुत कॉन्शियस हो गया, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं इनके साथ कैसे सर्वाइव करूंगा। और उस कॉन्शियसनेस की वजह से, उस डर की वजह से मेरे ऑडिशंस बड़े ख़राब गए। मैं बहुत अपसेट हो गया। पापा से उस दिन फ़ोन पर बात हुई तो पापा ने बोला कि यार टेंशन मत लो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर रिजेक्ट हुए तो क्या हुआ, 3 महीने के बाद में फिर से ऑडिशन होगा तो फिर तुम दे देना, तब तक आराम से घूमो, एंजॉय करो। मैंने बोला ठीक है। दूसरे दिन मैं सीधे पहुंच गया मन्नत, शाहरुख खान के घर के बाहर। शाहरुख सर के घर के बाहर मैं बैठ के बस 2 घंटे तक उस घर को निहारता रहा, और ये सोचता रहा कि यार इस बंदे ने आखिर ऐसा क्या किया है जो आज वो वहाँ है। फिर वहाँ से निकला, सांता क्रूज स्टेशन में मैं खड़ा था, करीबन 1:30 या 2 बज रहे थे दोपहर के। अचानक से फ़ोन में रिंग हुई। फ़ोन उठाया, फ़ोन मेरे इंस्टीट्यूट से था। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वराज, आपका सिलेक्शन हो गया है। हाय, मतलब
ऐसी फीलिंग थी, मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब बिल्कुल फ़िल्मों वाला जैसा लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस बीच में मैं खड़ा हूँ और मेरे आँखों से आँसू बह रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए वो एक एकदम सररियल फीलिंग थी, जहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई मूवी साइन कर ली हो। घरवालों को बताया, सारे खुश। अब मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई, जहाँ पर मैं बस कोर्स मेरे स्टार्ट होने वाली थी जनवरी से, तो मैं अब अपने ठीक सपने के ठीक 1 कदम पीछे था। जैन से हमारी बैच स्टार्ट हो गई और हर दिन मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं अपने सपने को जी रहा हूँ। फुल एनर्जी से मैं क्लासेस जाता, सुबह एक्टिंग करता, शाम को जिम, देन रिहर्सल्स। मतलब वो ज़िंदगी के लिए मैं शायद इतने सालों से तरस रहा था। तो वो मेरी डेडिकेशन लेवल, आई थिंक इट वाज़ बियॉन्ड 100%, आई वुड से। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, जैसा प्लान किया था, बिल्कुल वैसा। अब क्या हुआ कि मम्मी-पापा से उस वक़्त रोज़ बात होती थी मेरी। दोनों दिन भर में 1-2 बार फ़ोन किया करते थे। लेकिन मिड से मैंने ये नोटिस किया कि पापा रोज़ बात नहीं करते हैं। मम्मी बात करती थी, लेकिन जब भी मम्मी से पूछो कि पापा कहाँ हैं, वो कुछ ना कुछ बहाने बना देती। मुझे थोड़ा खटकता था कि कुछ तो बात ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं इग्नोर कर देता। अचानक मार्च था, आई थिंक इट वाज़ अराउंड 13th और 14th ऑफ मार्च। अचानक मुझे रात में घर से कॉल आया कि 3 बजे की रात में फ़्लाइट है, फ़्लाइट पकड़कर घर वापस आ जाओ। पापा की तबीयत ज़रा ठीक नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं फ़्लाइट पकड़कर घर गया सीधा। 2 महीने की बात थी, क्योंकि मैं दिसंबर में बॉम्बे आया था और ये बात मैं कर रहा हूँ, ये मार्च की बात थी। मैं घर गया, घर में जैसे ही घुसा तो घर का माहौल बड़ा अलग-सा था, बिल्कुल जैसा लग रहा था कोई मातम छाया हो। सिर्फ़ मेरे छोटे मामा थे और मेरी मम्मी थी। मम्मी को देखकर मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो बिल्कुल वीक हो चुकी थी, अजीब लग रही थी वो देखने में मुझे, और मुझे पकड़कर वो कस के रोने लग गई। मुझे मुझे समझ में नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। इधर-उधर देखा तो मैंने पापा को ढूँढने की कोशिश की कि वो कहाँ है। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी ने मुझे बताया कि उन्हें कैंसर है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। 1 मिनट के लिए लगा कि जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा और रोते-रोते मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब होश आया तो मम्मी ने समझाया कि तुम्हें कल हॉस्पिटल जाना होगा उन्हें देखने, लेकिन तुम्हें प्रिटेंड करना है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। दूसरे दिन जब मैं हॉस्पिटल गया तो मेरे पापा सोए हुए थे, उन्हें गॉल ब्लैडर में कैंसर था। मुझे देखकर वो सर हिलाने लगे और मैं कोशिश कर रहा था कि उनके सामने रिएक्ट नहीं करूं। मेरे हाथ को वो पकड़ कर मुझसे बस कहा कि तुम्हें आना नहीं था, और वो फिर सो गए। अ, फिर बस उनकी एक ही ज़िद थी कि तुम वापस जाओ, क्यों आ गए हो? एक ही बात कहते थे वो। तो 1 हफ़्ते के बाद ही मुझे ज़बरदस्ती मुंबई आना पड़ा, क्योंकि जस्ट कुछ ही हफ़्तों में मेरी क्लास ख़त्म होने वाली थी। मैं मुंबई वापस आ गया। 23 मार्च को करीबन 2 ढाई बज रहे थे, मैं इंस्टीट्यूट में था, उस समय हमारे रिहर्सल्स चल रहे थे। अचानक से मम्मी का कॉल आया। उस वक़्त जब भी कॉल आता था मैं बहुत घबरा जाता था, हाथ-पैर बिल्कुल नम हो जाते थे, क्योंकि लगता था कहीं कुछ गलत न्यूज़ तो नहीं आई। मैंने डरते-डरते फ़ोन उठाया, मम्मी ने बोला कि पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन लिया, उन्होंने मम्मी को रूम से बाहर कर दिया और पहली बार मेरे पापा ने मतलब इतना खुलकर मुझसे बात किया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो और कभी हार मत मानना। अ, अपनी मम्मी का ख़्याल रखना और मैं हमेशा तुम लोगों के पीछे हूँ। मुझे समझ नहीं आया ऐसी बातें पापा क्यों कर रहे, तो मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गया। मैंने बोला आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और मैं रोने लग गया। मुझे रोता सुनकर खेर सर अंदर आ गए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, उन्होंने पूरी पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि बेटा आप टेंशन मत लो, मैं आपके पापा का ट्रीटमेंट कराऊँगा, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से दिलवाऊँगा, आप बस उनकी रिपोर्ट्स मँगाओ। जब तक मैं रिपोर्ट मँगाता, सब कुछ करता, रात में वापस फ़ोन आया कि घर वापस आ जाओ, तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। मुझे लग गया था कि कुछ कुछ तो हो गया है। 24 मार्च पापा इस दुनिया से चले गए। फिर मुझे घर वापस जाना पड़ा कोर्स को बीच में छोड़कर, क्योंकि मम्मी बहुत अकेली थी। मैं मम्मी के साथ रहने लगा। जनरली क्या होता है ना हमारे में, जब मैं आज रियलाइज़ करता हूँ कि पापा का जो नेचर होता है ना, वो जनरली बहुत पापा इंट्रोवर्ट होते हैं, और मुझे मेरे पापा से बड़ी शिकायतें थी, क्योंकि यार मैं इकलौता था घर पे, लेकिन पापा मुझे कभी किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं किए। मैंने इतने प्राइज़ेज़ जीते, इतना मेरा नाम था स्कूल के डेज़ में,
लेकिन कभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वो कहते थे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं मम्मी ने उस वक्त मुझे बताया कि वो तुम पर बहुत प्राउड फील करते थे, तुम्हारी फ़ोटो को वो जेब में लिया घुमा करते थे और हर राह चलते इंसान को ये दिखाते थे कि ये मेरा बेटा है, ये एक्टर बनने गया है, ये करता है, वो करता है, और बहुत प्राउड फील करते थे। इस बात का रिग्रेट मुझे आज भी बहुत है कि मैं अपने आखिरी दिनों में मैं अपने पापा के साथ नहीं था। 9 महीने बाद जब मैं मुंबई वापस लौटा तो चीज़ें बहुत बदल चुकी थी। मैं एक्टिंग भूल चुका था, वेट गेन हो गया था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जा चुका था। मम्मी हाउसवाइफ थी तो फाइनेंशियल बर्डन भी मुझ पे बहुत ज़्यादा था। मुंबई आपको एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लगाती है, और स्पेशली जब आपका कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, अगर कोई फैमिली से सपोर्ट नहीं है, तो मतलब आपको दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि पापा के जाने के बाद मैंने हर रिश्तेदारों का बदलता चेहरा देखा। एक एक दिन में मैंने देखा लोग रंग कैसे बदलते हैं। बस गिने चुने कुछ 4-5 लोग थे जो बस मॉरली मेरे पीछे खड़े थे, बाकी कोई नहीं था। तो सर्वाइवल के लिए मैंने सारे ऑड जॉब्स किए। मुझे जॉब नहीं करना था क्योंकि मैं मुंबई जॉब करने के लिए नहीं आया था। सबसे पहले मैं जिम में ट्रेनर बना। 12-12 घंटे 11 घंटे की मैं शिफ्ट करता था, मुझे 5,000 रुपये उस समय देते थे। उससे फिर गुजारा नहीं हुआ तो फिर मैं बाउंसर बना क्लब में। रात में जाता था क्योंकि वहाँ खाना मिलता था। वो भी नहीं हो पाया तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि कॉल सेंटर में नौकरी कर लो यार, वहाँ पर रात में तुम जॉब कर सकते हो, नाइट शिफ्ट करो और सुबह में जाके ऑडिशंस दो। तो मैंने ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस जॉइन कर लिया, जिसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहते हैं। वो रात में शुरू होता था और दिन सुबह तक चलता था। सुबह में निकलने के बाद उसी नींद की हालत में मैं जाता था ऑडिशन देने के लिए, और हर जगह बस रिजेक्ट, नॉट फिट, रिजेक्ट, नॉट फिट, यही सुनता था। क्योंकि मैं डायलॉग्स नहीं बोल पाता था, कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं, एक्टिंग भूल चुका था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने कुछ पैसे जमा करके एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी थी। मैं गाड़ी चलाते चलाते सो गया, मेरी आंखें लग गई। सामने से एक ट्रक आ रही थी। अचानक ट्रक वाले ने एकदम ज़ोर से हॉर्न बजाया, उसने ज़ोर से गाली दी। मेरी आंखें खुली तो देखा बिल्कुल पास में था ट्रक। मैंने लेफ़्ट अपने गाड़ी को मोड़ा और ब्रेक मारकर वहीं पे गाड़ी रोक दी। अ, अगर आजू-बाजू में बहुत सारे दुकान वाले थे, वो सारे के सारे आ गए, पूरा रोड में जाम लग गया था। मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे, मैं बिल्कुल ब्लैंक था। क्योंकि मतलब मैंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा था। 1 सेकंड का शायद फ़ासला रहा होगा, वरना मैं सीधा ट्रक के नीचे रहता। फिर लोगों ने पानी पिलाया, मैंने अपने आप को सँभाला और उसी दिन जाकर मैंने कॉल सेंटर में अपना रेज़िग्नेशन दे दिया। कुछ दिनों तक ठीक चला क्योंकि पैसे थे मेरे पास, लेकिन वापस वही स्ट्रगल का वो दौर चालू हो गया। अब मुझे कुछ करना था। तो एक दिन मैं जिम से लौट रहा था तो एक वाइट कलर की होंडा सिटी कार, जिसमें एक बंदा बैठा था, उसने मुझे देखा और उसने यू टर्न करके वो मेरे पास आया। उसने पास आकर गाड़ी लगाई। उसने मुझसे मेरी कहानी पूछा तुम एक्टर हो? तो मैं खुश हो गया, मुझे लगा कोई डायरेक्टर हो शायद, राह चलते एक लड़के को देखकर शायद वो चांस दे दे। मैं एक्साइटेड हो गया, मैंने बोला जी सर। और उस वक्त मैं बहुत इमोशनली बहुत वीक था। तो ऐसा था कि कोई भी अगर थोड़ा-सा हाथ बढ़ाता तो मैं पिघल जाता, सारी सारी कहानी उसे कह देता। तो उसने मुझे अपने कार में बैठाया, मेरी सारी कहानी सुनी और उसने फिर मुझे एक बिज़नेस प्रपोज़ल दिया। सो ही वांटेड मी टू बिकम अ मेल एस्कॉर्ट। तो उसने मुझे प्रपोज़ल दिया कि तुमको ऐसे-ऐसे करना पड़ेगा, हर दिन के तुमको 20,000 रुपए मिलेंगे, और सारी सर्विस के बारे में समझाया, पिकअप, ड्रॉप, 5 स्टार होटल्स, तुमको जो एडिशनल पर्क्स मिलेंगे, रिच वुमेन, सब कुछ। और मुझे अपना नंबर दे दिया कि जब भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। मैं नंबर लेकर वापस घर आ गया। करीबन 20-25 दिनों के बाद मेरे अकाउंट में शायद सिर्फ 100 रुपये बचे होंगे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। तो मैंने उसे फ़ोन लगा लिया, मैंने बोला अब इससे कुछ तो पैसे आ ही जाएँगे। फ़ोन लगा लिया और सारी चीज़ें फ़िक्स हो गई। उसने मुझे बताया कि 11 बजे तुम्हें कैब आएगी पिक करने के लिए, तुम रेडी हो जाना। 10:30 बजे मैं बिल्कुल तैयार होकर बैठा हुआ था अपने बेड पर। हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ थी, मतलब मुझे धड़कनें मेरी सुनाई दे रही थी, और बार-बार वो पापा की वो कही एक ही बात है कि कभी हारना मत, कभी हारना मत। तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। पता नहीं कुछ तो हुआ उस वक़्त, और मैंने अचानक से बस फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, और उसके बाद फिर रोते-रोते उस रात सो गया। अभी सोचता हूँ तो लगता है कि अच्छा ही किया था, वरना पता नहीं क्या करता। लेकिन मैं गया नहीं फिर वहाँ पे। फिर मैं अपने एक सर से मिला, बोला सर को कि सर बहुत तकलीफ़ हो रही थी, और इस फ़ेज़ को काफ़ी वक़्त हो चुका था, करीबन 2 ढाई साल निकल गए थे। अभी भी मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाया था। तो सर ने कहा यार स्वराज, बॉम्बे में सर्वाइव करना बेटा बहुत मुश्किल है। तुमको अगर यहाँ रहना है, तुम्हारे पास डिग्री है, कॉर्पोरेट जॉब करो और साथ-साथ थिएटर करते रहो, ताकि तुम्हारे अंदर का जो एक्टर है वो ज़िंदा रहे, क्योंकि इन सब चीज़ों में वक़्त लगता है। तो फिर मैंने उनकी बात सुनकर मैंने एक कॉर्पोरेट फ़र्म जॉइन कर लिया,
और कॉर्पोरेट फर्म जॉइन करने के ठीक ही बाद मैंने एक थिएटर ग्रुप को भी जॉइन कर लिया। तो अब ऐसा था कि मैं सुबह में जॉब करता था और शाम से रात तक का मेरा जो टाइम था वो थिएटर में गुजरता था, और फिर रात में मैं घर आता था, जिम करता था, देन रिहर्सल्स, खाना बनाना, सारी चीज़ें। तो मतलब ऐसा था कि हर दिन के मैं 18 से 20 घंटे काम कर रहा था। और ये जो दौर था ये काफ़ी लंबा चला मेरी लाइफ में। आई थिंक इट ऑलमोस्ट लास्टेड फॉर 5.5 ईयर्स। बहुत लंबा दौर गुजर चुका था। अब ये था कि मैंने जम कर थिएटर किया, मतलब उन 6 सालों में मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए, अंदर के एक्टर को बहुत तराशा, बहुत पॉलिश किया। लेकिन एक अंदर की ज़िद थी कि लोग पहचानते नहीं हैं, अभी भी उस रिकॉग्निशन के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। कैसे कैसे मुझे लोग जानेंगे। उस वक्त मुझे एक मूवी का ऑफ़र मिला। मैंने एक एवरेज बजट की मूवी की जहाँ पे मैं लीड हीरो था। तो एक उम्मीद जागी अंदर कि चलो यार, इस मूवी के बाद कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। तो मैंने पूरी जी जान लगा दी उस मूवी में, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन कहते हैं नसीब में कुछ और ही लिखा था। वो मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में बस रुक गई। प्रोड्यूसर्स के बीच में कुछ पंगा हो गया और वहीं मुझे लगा जैसे मेरे करियर में भी फुल स्टॉप लग गया। खैर, फिर भी ये चीज़ें चलती रही और उसी दौरान एक शो में मैं एक स्टोरी टेलर से मिला जिनका नाम था महक मिर्ज़ा प्रभु। उन्होंने मुझे एक नए आर्ट फॉर्म के बारे में बताई, स्टोरी टेलिंग। मुझे उस समय कुछ पता नहीं था। उस वक्त जियो ने पूरे इंडिया में फ्री सिम सबको बांट रखा था और इंटरनेट सबके पास एक्सेसिबल था। छोटे छोटे शहरों में, गांव में लोग फ्री का इंटरनेट यूज़ कर रहे थे। सोशल मीडिया बूम पर जाने लगा था एंड थिंग्स हैड स्टार्टेड चेंजिंग डायनामिकली। उसी वक्त इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास एक कहानी है भूख, मैं इस पे शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता था लेकिन किसी वजह से नहीं बना पाया, तो क्या मैं इसे कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल आप कीजिए इसको और ये बहुत बहुत अच्छी हिट हो जाएगी। फिर उनके सपोर्ट से मैंने वो कहानी लिखी भूख, और मैंने इसको परफॉर्म किया द हैबिटेट स्टूडियो में, जो हमेशा ऐसे कंटेंट क्यूरेट करते रहते हैं। उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। मुझे आज भी याद है वो ट्यूसडे का दिन था। एवरी ट्यूसडे आई हैव अ हैबिट ऑफ विजिटिंग सिद्धिविनायक टेम्पल। वहाँ पर मुझे दोस्तों का फ़ोन आया कि यार ये वीडियो वायरल हो गई है, तुम रातों रात स्टार बन गए। तो मुझे पता चला कि भूख को 1 घंटे के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके थे। तो माई सोशल मीडिया वॉज फ्लडेड विथ ऑल काइंड ऑफ मैसेजेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इतने ज़्यादा थे कि मुझे पता नहीं चला था कि मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूँ। और फिर उसके बाद से क्या था कि सारी चीज़ें बदल गई। भूख ने मेरे लिए सारे रास्ते खोल दिए। भूख वॉज फीचर्ड इन द इन्फेंट सेक्शन ऑफ द तिहाड़ जेल। देयर वाज अ बिग बोर्ड विच वॉज पुट आउटसाइड NIT जालंधर रिगार्डिंग द फूड वेस्टेज। काफ़ी सारे NGO ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, और बस उसके बाद से चीज़ें बदल गई। तो वो उस रात को आने में काफ़ी अरसा लग गया था। सो टुडे आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, अ गाय फ्रॉम अ स्मॉल टाउन विद बिगर ड्रीम्स, जिसने एक सपना देखा था जो आज 15 से भी ज़्यादा शहरों में 100 से ज़्यादा शोज़ कर चुका है, जो एक ऑनलाइन स्कूल रन करता है जिसमें वो इंडिया के हर कोने से स्टोरी टेलर्स और एक्टर्स को सिखाता है, जिसके 20 से भी ज़्यादा वीडियोज़ आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगे, और जो ये सपना रखता है कि एक दिन उसे नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के खिताब से ज़रूर नवाजा जाएगा, क्योंकि प्राइजेस का तो उसे लालच है ही, और उसके पापा ने भी कहा था कि कभी हारना मत। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।